नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। तो आज यूपी स्टैटिक जीके की ये तीसरी क्लास है। तो इसमें तीसरी क्लास में देखेंगे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास क्या रहा है। तो देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष है। प्रारंभिक मध्य युगीन काल में कन्नौज को स्थिति और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। कन्नौज हर्षवर्धन के साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। इसका नियंत्रण उत्तरी भाग पर राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व करता था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट शामिल थे। पालों ने भारत में पूर्वी क्षेत्रों पर शासन किया। प्रतिहारों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर शासन किया और राष्ट्रकूटों ने दक्कन के क्षेत्र पर शासन किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष 2 शताब्दियों तक चला था। अंततः राजपूत प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय ने विजय हासिल की थी। ठीक है, अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1260 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1192 ईस्वी में उसने मेरठ और बारा मतलब आधुनिक जो बुलंदशहर है उस पर कब्जा कर लिया, जहां से उसने गढ़वाल साम्राज्य के खिलाफ अब हमला शुरू किए। गढ़वाल साम्राज्य के खिलाफ उसने हमले शुरू कर दिए कब्जा करने के बाद। सुल्तान मोहम्मद गोरी की बात कर लो। सुल्तान मोहम्मद गोरी 1194 ईस्वी में भारत आया। उन्होंने यमुना नदी पार की और दो राजपूतों से कोयल पार की। दो राजपूतों कोयल आधुनिक जो अलीगढ़ है इस पर कब्जा कर लिया और कन्नौज की ओर आगे बढ़ चला। चंदवार का युद्ध है फिरोजाबाद के पास आधुनिक चंदवाल। यह युद्ध 1911 ईस्वी में गढ़वाल राजवंश के मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। जयचंद्र की इसमें हार हुई और मोहम्मद गोरी विजय हो गया। मोहम्मद गोरी ने बनारस जाकर 1998 ईस्वी में गढ़वाल की राजधानी कन्नौज पर कब्जा कर लिया। इस दौरान बुद्धशहर सारनाथ को भी इसने लूट लिया। 1197 से 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं पर कब्जा कर लिया और गढ़वाल की पूर्व राजधानी वाराणसी पर भी इसने कब्जा कर लिया, जो गौरी के नियंत्रण से बाहर हो गई थी। 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण किले कलिंजर पर भी इसने कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत के उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों पर शासन 1206 से 1526 ईस्वी यह गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश जैसे प्रमुख राजवंशों के नियंत्रण में आया। अब देख लो गुलाम वंश चला है 1206 से 1290 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत और गुलाम मामलुक राजवंश की स्थापना की और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश को राजधानी सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि वह दिल्ली पर शासन करने वाला पहला शासक था। मिनहाज के अनुसार इल्तुतमिश ने अभियानों की एक श्रृंखला में दिल्ली से बदायूं, अवध, बनारस और शिवालिक पर नियंत्रण का दावा किया। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अब देख लो खिलजी वंश है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन ने 1921 ईस्वी में अलाउद्दीन को कौशाम्बी जिले में स्थित जो है इसका नया गवर्नर नियुक्त किया। बेलसा पर एक लाभदायक छापे के बाद 1996 ईस्वी में अवध का राज्यपाल बनाया। ठीक है, अमरोहा की लड़ाई क्या है। तो यूपी अमरोहा का एक जिला है
यूपी का एक जिला है अमरोहा, जिसे पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह लड़ाई 1305 में मंगोल आक्रमण के बाद मंगोल सेना और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई के मालिक नायक के नेतृत्व में अलाउद्दीन की मजबूती घुड़सवार सेना ने मंगोलों को हरा दिया था। ठीक। तुगलक वंश देख लो। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर का निर्माण किया, जिसे तुगलकाबाद के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद तुगलक वंश के लिए एक सैन्य चौकी और रणनीतिक आधार के रूप में कार्य करता था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि उत्पादक में सुधार के लिए पश्चिमी यमुना शहर की स्थापना की, जिसे ताज नहर के नाम से भी जाना जाता है। सैयद वंश देख लो। सैयद वंश 1414 से 1491 तक चला है। खिज्र खान द्वारा इसे स्थापित किया गया है। लोदी वंश है 1451 से 1526 तक, जिसे बहलोल लोदी द्वारा स्थापित किया गया था। बहलोल लोदी के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश विजय थी। 1486 में उसने अपने बड़े बेटे बारबक को जौनपुर की गद्दी पर बैठाया था। 1504 में आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। उन्होंने खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गज सिकंदरी की शुरुआत की। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बाद आगरा की गद्दी पर बैठा। 1526 में पानीपत की पेराई लड़ाई में बाबर से हार गया था। सरकी वंश देखो। सरकी वंश क्या है? तो सरकी वंश इसकी स्थापना 1394 में मलक खरवार ख्वाजा ने की थी। ठीक। उन्होंने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इटावा से लेकर बंगाल, विंध्याचल से लेकर नेपाल तक अपना शासन स्थापित किया। ठीक। अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा सरकी वंश के प्रसिद्ध स्मारक हैं। इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर की अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। बहलोल लोदी ने 1479 में सरकी वंश पर आक्रमण किया, जो जौनपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सल्तनत काल की बनी वास्तुकला। तो वास्तुकला जौनपुर वास्तुकला फिरोज शाह तुगलक इसके शासक थे। आगरा वास्तुकला के सिकंदर लोदी थे। जौनपुर में जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद के हुसैन शाह सरकी थे। बदायूं की जामा मस्जिद के इल्तुतमिश शासक थे। मुगल शासक और उत्तर प्रदेश। मुगल शासक बाबर है 1526 से 1530। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जीत के बाद भारत में मुगल शासक की स्थापना हुई। उन्होंने 4 निर्णायक युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है। तो खानवा का युद्ध 1527 में आगरा के पास बाबर की तैमूर सेना और राणा सांगा की राजपूत सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल की बजाय आगरा बना। हुमायूं 1530, 1540 से 1555-56 तक चला। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ 2 युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध लड़ा, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध लड़ा। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540। हुमायूं की सेना का निर्णायक हार का सामना करना पड़ा और शेरशाह ने हुमायूं को हराकर उत्तर प्रदेश का शासन अपने हाथों में ले लिया। हालांकि बाद में हुमायूं ने फिर से संगठित हुआ और सफाविद साम्राज्य के समर्थन में अपना सिंहासन पुनः स्थापित करके 1555 में मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने में कामयाब रहा। अकबर देख लो। अकबर है 1556 से 1605 ईस्वी। शेरशाह और उसके पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी ग्वालियर से उत्तर प्रदेश पर शासन किया। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद हेमू उत्तर प्रदेश का वास्तविक शासक बना और दिल्ली के पुराने किले में उनके राज्याभिषेक के समय उन्हें विक्रमादित्य
सम्मान से सम्मानित किया गया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू की मृत्यु के बाद हो गई। और उत्तर प्रदेश अकबर के शासन अधीन आ गया। अकबर हुमायूं का पुत्र था, मुगल वंश का तीसरा सम्राट था। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। 1569 में अकबर ने शासक रामचंद्र को पराजित करने के बाद कलिंजर वर्तमान बांदा स्थित पर इसने कब्जा कर लिया। अकबर ने आगरा और उसके वन स्थापित शहर फतेहपुर सीकरी पर शासन किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी। 1571 से 1585 तक उस भूमिका में रहा। जब अकबर ने पंजाब में एक अभियान के कारण इसे छोड़ दिया, बाद में 1610 में इसे पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट है, अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराया। इस जीत की याद में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। भारत के नवरत्नों में से एक बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से थे। बीरबल थे कालपी से, या टोडरमल जहाँ टकसाल और बीरबल के रंग महल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मुगल टकसाल और बीरबल के रंग महल के साक्ष्य मिले हैं। मुगल सम्राट अकबर ने सिकंदर आगरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपना मकबरा बनाया था, जिसे बाद में सम्राट जहांगीर ने 1613 में पूरा किया था। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर देख लो, जहांगीर है 1605 से 1727। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उन्होंने शादी न्याय वालों के लिए आगरा किले में जंजीर ए ऐदल न्याय की श्रृंखला की स्थापना की। उन्होंने अकबर का मकबरा मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा बनवाया। इसका उल्लेखनीय उदाहरण फतेहपुर सीकरी में जहांगीराबाद महल का निर्माण है। 1608 में कैपिटल विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो शाहजहां देख लो, शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। उन्होंने मेवाड़ के राजपूतों और दक्कन के लोदियों के खिलाफ सैन्य अभियानों में भाग लिया। 1631-32 में उसने पुर्तगालियों को हराया और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। उन्होंने अपनी पुत्री मुमताज महल, मूल नाम जिसका है अर्जुमंद बानो बेगम की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया। उन्होंने आगरा किले में मोती मस्जिद भी बनवाया था, जहां शाहजहां ने उनके बेटे औरंगजेब ने जुलाई 1658 से जनवरी 1666 में उनकी मृत्यु तक आगरा किले में कैद रहा था। उसे ताजमहल में उसकी पत्नी के बगल में दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, औरंगजेब है। औरंगजेब आपका है 1658 से 1707। औरंगजेब का छठा मुगल बादशाह कौन था? तो औरंगजेब छठा मुगल बादशाह था। अप्रैल 1668 में औरंगजेब ने धर्मत की लड़ाई में सिखों की सहयोगी सेना मारवाड़ साम्राज्य को हराया। मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई और औरंगजेब के निर्णायक जीत के लिए उसकी संप्रभुता को मजबूत किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन कुछ बने वास्तुकला संबंध शासक। जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद अयोध्या बाबर ने बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, इलाहाबाद किला, आगरा में जहांगीर महल, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, बीरबल महल, जोधाबाई महल, शेख अली चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, ये अकबर ने बनवाए। आगरा में इतामुद्दुल औला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। अकबर का मकबरा मरियम उज जमानी मकबरा जहांगीर ने। आगरा में ताज महल और मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो ये इसमें इतनी देखते हैं। तो आधुनिक इतिहास और देख लो, इसी में आधुनिक इतिहास देख लो। तो आधुनिक इतिहास क्या है?
1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था। मुगलों का पतन उत्तर प्रदेश के कुछ स्वतंत्र राज्यों ने जन्म दिया था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई उत्तरी भारत में सत्तारूढ़ अधिकारियों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाज शुजा उज दौला और बंगाल के नवाज मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। ठीक है, लड़ाई के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल किया। इलाहाबाद की संधि क्या है? तो इलाहाबाद की संधि है लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में ब्रिटिश और पराजित भारतीय शक्तियों के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां थीं, एक अवध के नवाब के साथ, दूसरी थी मुगल सम्राट शाह नवाज शुजा उद दौला द्वारा सहमति थी। ठीक है, इलाहाबाद और कारा को बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंपना। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का भुगतान किया। बनारस में जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार देना। शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित पर सहमति करते हुए कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करना, 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दीवानगी देने का फरमान जारी किया। ठीक, उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों जैसे सैन्य रक्षा, पुलिस, प्रशासनिक न्याय के बदले कंपनी को 13 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। क्लाइव अवध पर कब्जा नहीं करना चाहता था, इसने कंपनी पर अफगान और मराठा आक्रमणों की विशाल भूमि सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश में अपने परिस्थितियां स्थापित की। ठीक, 1973 में अंग्रेजों ने रोहिलखंड में मराठों को हराया। 1974 में अंग्रेजों ने शाहजहाँपुर में रोहिलखेड़ा सरदार रहमत खान को हरा दिया। ठीक है, आसफ उद दौला ने 1775 में ईस्वी में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। लॉर्ड लेक ने 1803 में मराठा को हराया और अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कथित कुशासन कारण 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा कर लिया था। तो अवध देख लो, अवध क्या है? तो यह मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसमें उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग शामिल था। इसकी स्थापना 1722 में सआदत अली खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। उन्होंने किसानों को जिम्मेदारी के शोषण से बचने के लिए अवध में एक नई भू राजस्व और भूपट्टिका प्रणाली शुरू की। 1739 में सफदरगंज अबुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीन अली खां अवध दूसरे के नवाब बने। शाहुद्दौला 1754 में अवध के नवाब बने। उन्होंने बंगाल के मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1764 में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़े। इसके अलावा उन्होंने 1773 में वॉरेन होस्टिंग के साथ बनारस की संधि पर हस्ताक्षर किए। सत्रह सौ पचहत्तर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें फैजाबाद के गुलाबबाड़ी में दफनाया गया। शाहुद्दौला की मृत्यु के बाद आसफुद्दौला अवध का नवाब बना।
उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली। उन्होंने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, रूबी दरवाज़ा, जिसे तुर्की गेट भी कहा जाता है, वो बनवाया। वाजिद अली शाह 1847 से 56 तक अवध के 10वें और आखिरी नवाब थे। अवध के क्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के बड़े प्रांत के रूप में विलय कर दिया। 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया। ठीक है।